Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry, grade 10. I am your chemistry teacher मोहम्मद इदरीस. आज का जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 6 है, साल्ट. इसका जो लास्ट टॉपिक है आज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट्स क्या होते हैं और कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से साल्ट सॉल्युबल होते हैं, कौन से साल्ट इनसॉल्युबल होते हैं. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये रूल्स ज़बानी याद होने चाहिए. और उसके बाद एक हम सेल्फ़ असेसमेंट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि कौन से साल्ट सॉल्युबल हैं और कौन से इनसॉल्युबल हैं. जब ये हमसे सीख जाएंगे कि रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबल साल्ट्स का. दूसरी बात ये है कि एक्सरसाइज के हम कोई MCQs जितने भी हैं आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे. कल जो होगा वो इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की तरफ जाएंगे. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. सॉल्युबल साल्ट कौन से होते हैं और इनसॉल्युबल साल्ट कौन से होते हैं. जैसे साल्ट होता क्या है, घरों में जो आप टेबल साल्ट यूज़ करते हो खाने में NaCl सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल नेम है, क्या ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है. डिज़ोल्व होने का मीन क्या है कि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आना चाहिए. कोई भी रसूब, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स या प्रेसिपिटेट वो आपको नज़र नहीं आना चाहिए. जैसे एक गिलास के अंदर पानी आप भर के रखते हैं और उसके आप दूसरी साइड पे देखें तो आपको क्लियर नज़र आए, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट. अगर कोई रसूब आ जाता है दूसरी साइड पे आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको वो जो विजिबिलिटी है वो क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर या तो प्रेसिपिटेट वो साल्ट जो है कुछ डिज़ोल्व हुआ है, कुछ प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाता है. प्रेसिपिटेट आउट मीन के नीचे बैठना शुरू हो जाता है, या रसूब वो सस्पेंडेड प्रेसिपिटेट पूरे सोल्यूशन के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते. तो ऐसे सोल्यूशन को, ऐसे साल्ट को हम क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल साल्ट. ठीक है, तो दोबारा से कि सॉल्युबल साल्ट्स कौन से होते हैं, जो मुकम्मल तौर पर एक्वस सोल्यूशन अगर उसका हम बनाएं पानी के अंदर, हम उसको डिज़ोल्व करें तो वो हल हो जाते हैं. तो ऐसे साल्ट को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबल साल्ट्स. और कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं कि इनसॉल्युबल साल्ट, जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते. जैसे कि हम नाइट्रेट के साल्ट्स को अगर डिज़ोल्व करें तो तमाम नाइट्रेट्स जो हैं वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं. ये एक रूल है जहाँ पे लिखा हुआ है. इसके अलावा अगर सल्फ़ेट के साल्ट्स को हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो तमाम सल्फ़ेट डिज़ोल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट बेरियम सल्फ़ेट. अब इसमें क्या होता है कि कुछ बॉन्डिंग जो उनकी क्रिस्टल लैटिसेस की होती है, फोर्सेस वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि पानी जो है उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता कम्प्लीटली, उनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता. वाटर की इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो यूटिलाइज़ करे और उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं उनको ब्रेक डाउन कर सके. ठीक है, उसके बाद अगर हम इनसॉल्युबल साल्ट की तरफ मज़ीद जाते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स हैं जो पानी के अंदर हार्डनेस का सबब बनते हैं वो भी इनसॉल्युबल होते हैं. कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं. सॉल्युबल होके वो क्या करते हैं कि हार्डनेस को क्रिएट करते हैं. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर हल हुए होते हैं, जो कि हार्डनेस को क्रिएट करेंगे वाटर के अंदर. तो अभी हम जाएंगे रूल नंबर 1 की तरफ. पहले हमने डेफिनेशन सीख ली कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट कौन से होते हैं. मैंने बड़ी तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस किया है कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट कौन से होते हैं. ये आपको क्लियर कट याद होना चाहिए. सॉल्युबल जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल साल्ट. कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, इसको अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ से NaCl कंप्लीट तौर पे वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके कौन सा सोल्यूशन बनाता है, सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन क्रिएट करेगा. और उसके बाद अगर हम दूसरा देखते हैं, फॉर एग्जांपल बेरियम सल्फ़ेट BaSO4, इसको अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो बेरियम सल्फ़ेट डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि ये क्या होगा, वाटर के अंदर आइंस या प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा. इसके PPTs बनेंगे. जैसे अगर हम वाटर रखा हुआ है, ये वाटर है, इसके अंदर आप BaSO4 ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये वाटर के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं ये प्रेसिपिटेट्स नीचे यहाँ पे या तो सस्पेंडेड हो सकता है, यहाँ पे नीचे इसके पार्टिकल ऐसे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता. ठीक है, तो ये यहाँ पे डिज़ोल्व नहीं होगा. ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल साल्ट्स.
अब जो रूल्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी याद करने हैं। जैसे मैंने कुछ आपको चीज़ें भी बताई हैं कि कौन कौन से साल्ट डिज़ोल्व हो सकते हैं, कौन से साल्ट डिज़ोल्व नहीं हो सकते। यहाँ पे वाटर की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जो पानी अपनी पावर लगाता है, जिनको वो डिज़ोल्व कर लेता है तो उनकी फोर्सेस को वो ब्रेक कर लेता है। पानी भी अपनी क्या करेगा, एनर्जी को यूज़ करेगा। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोलाइसिस हम कहते हैं, पानी अपने जो मालिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, फिर वो साल्ट को भी आइंस के अंदर कन्वर्ट करके आइंस को डिस्प्लेस कर रहा होता है। जैसे हमने कहा कि NaCl इसके अंदर पॉजिटिव है और नेगेटिव, इसी तरह से वाटर मालिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, फिर आइंस की डिस्प्लेसमेंट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अटैच होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यहाँ से जनरेट हो सकता है। यहाँ पे हम साल्ट को हाइड्रोलाइज कर रहे होते हैं, वापस जो है जहाँ से ये जनरेट हुआ था उन चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला रूल है कि आल सोडियम, तमाम सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम साल्ट्स क्या हैं, सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब है कि सोडियम के तमाम साल्ट, जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है और अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सारे के सारे वाटर के अंदर क्या हो सकते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर की एनर्जी इनकी जो क्रिस्टल एनर्जी है उससे ज़्यादा होगी, जिससे लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो इनको ये ब्रेक डाउन कर सकता है। अगर वाटर की एनर्जी, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, वो कम हो लैटिस एनर्जी से, तो वाटर उन लैटिसेस को ब्रेक डाउन करने से कासिर रहता है और ऐसे साल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाते। अब इसके एग्जांपल में इस तमाम के तमाम सोडियम के, पोटाशियम और अमोनियम साल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब इसमें इंक्लूड सोडियम सल्फेट, सोडियम का साल्ट है, पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, अमोनियम क्लोराइड है। कोई भी आप साल्ट लेंगे, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम का कोई भी साल्ट आप लेंगे तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा। पॉइंट नंबर 2 है नाइट्रेट्स। तमाम नाइट्रेट्स जो हैं, वो नाइट्रेट क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, NO3 1-। नाइट्रेट क्या होता है, NO3 1-। नाइट्रेट के साथ कोई भी पॉजिटिव स्पीशी आ जाती है तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। दिस रूल अप्लाई टू ऑल नाइट्रेट्स कंपाउंड सच एज पोटाशियम, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट। जो भी नाइट्रेट का साल्ट होगा वो वाटर सॉल्युबल है। पहली बात कि सोडियम, पोटाशियम और जो अमोनियम है, इनके तमाम साल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। दूसरी बात कि नाइट्रेट्स, तमाम नाइट्रेट्स जो हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। नाइट्रेट्स बेसिकली ये खादों में यूज़ होता है, जैसे फर्टिलाइज़र्स होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है, इस तरह के जितने भी हैं, जैसे आप फसल के अंदर ये खादें इस्तेमाल करते हैं तो बारिश के पानी के अंदर वो डिज़ोल्व होकर ज़मीन के अंदर जाते हैं और ज़मीन की ज़रहेज़ी को इंक्रीज़ करते हैं और फसल को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे फसल बढ़ती है। तो अगर ये सॉल्युबल ना होता तो क्या वो ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फसल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र्स के अंदर यूज़ होते हैं नाइट्रेट्स। अब इसने एग्जांपल जो दी हैं कौन से नाइट्रेट्स, तमाम नाइट्रेट्स, चाहे वो पोटाशियम के साथ अटैच है, क्योंकि जो साल्ट्स होते हैं उसमें आयनिक स्पीशी होती है। जैसे नाइट्रेट है तो इसको हम पॉजिटिव पोटाशियम के साथ ऐड कर सकते हैं, अमोनियम पॉजिटिव के साथ ऐड कर सकते हैं। ये तमाम साल्ट क्या हैं, सॉल्युबल हैं। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो इसने यहाँ पे बताया है, मोस्ट क्लोराइड साल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लेड 2 क्लोराइड, PbCl2 एंड सिल्वर क्लोराइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दो आपने याद रखने हैं जो कि PbCl2 डिज़ोल्व नहीं हो सकता, AgCl डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तमाम क्लोराइड सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट 2 साल्ट्स, लेड क्लोराइड एंड AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब इसका मकसद क्या हुआ या रीज़न क्या हुई कि ये डिज़ोल्व क्यों नहीं हो सकते, तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि लैटिस एनर्जी ग्रेटर होती है वाटर की हीट ऑफ हाइड्रेशन से, या उसकी जो एनर्जी है वो उन ओवरकम नहीं कर सकती, कि उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर सकती, कि उनको ब्रेक करके आइंस में कन्वर्ट करे और अपने अंदर उसको मिक्स कर ले। तो यहाँ पे वाटर की एनर्जी डिक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी। लैटिस क्या होती है, जो अरेंजमेंट होती है आइंस की इन क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जो अरेंजमेंट होगी आइंस की
आपस में फोर्सेस के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, उसको हम अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। अब वो जो अरेंजमेंट होती है उसकी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो एक ख़ास फोर्स के तहत जुड़ी होती है। उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। क्या वो वाटर उस उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है? अगर तो वो सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो लैटिसेस को ब्रेक कर रहा है। अगर वो ब्रेक नहीं कर पा रहा तो वाटर की जो एनर्जी है इस काबिल नहीं है कि उस लैटिस को ब्रेक करके, रप्चर करके उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके। ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है, मोस्ट कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि एक्सेप्ट सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम कार्बोनेट विच आर सॉल्युबल। एग्जाम्पल ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स आर इंक्लूड कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये जो बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जब बारिश का पानी होता है, जो आप पानी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि हार्ड वाटर होता है, उसके अंदर ये डिज़ोल्व हुए होते हैं। ठीक है। जब आप उसको हीट करते हो तो ये दोबारा से रीअपीयर हो जाते हैं, इनसॉल्युबल की फॉर्म में होते हैं। तो अगर आप इसको डिज़ोल्व करेंगे कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज, तो ये सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट ज़मीन से जो हम पानी निकालेंगे उसके अंदर सॉल्युबल हुए मौजूद होते हैं। जब आप इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उस पानी को हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ये डिज़ोल्व नहीं होगा मज़ीद। तो ये दो साल्ट जो हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, अगर आप इसको डिज़ोल्व करेंगे तो इस तरह से ये डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। अच्छा, सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम कार्बोनेट आर सॉल्युबल। ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट 3, पॉइंट 4 और 1, इसको हम मैच कर सकते हैं कि सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के तमाम साल्ट सॉल्युबल हैं, चाहे वो कार्बोनेट्स हैं, चाहे वो क्लोराइड्स हैं, चाहे वो नाइट्रेट्स हैं। तो यहाँ पे भी यही बात हमने लिखी है कि मोस्ट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, बट सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के जो कार्बोनेट्स होंगे वो सॉल्युबल होंगे। तो पोटाशियम, सोडियम और अमोनियम के जितने भी साल्ट्स हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। ठीक है। जैसे इसके साल्ट हो गए, दूसरा नाइट्रेट सारे के सारे डिज़ोल्व हो सकते हैं, क्लोराइड सारे के सारे हो सकते हैं, लेकिन सिल्वर और लेड नहीं हो सकता। कार्बोनेट इनसॉल्युबल हैं, लेकिन सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो डिज़ोल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल हैं। उसके बाद मोस्ट कॉमन सल्फेट्स आर सॉल्युबल। सल्फेट सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, इसके अलावा लेकिन एक यहाँ पे है कि बेरियम सल्फेट BaSO4 जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, ये इनसॉल्युबल है, सल्फेट का साल्ट। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि रीज़न क्या हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता। लैटिस एनर्जी की अपनी एनर्जी होती है, जब वाटर इस एनर्जी को ब्रेक डाउन कर सकता है तो वो डिज़ोल्व हो सकते हैं। जब वाटर इस काबिल नहीं है कि वो इस क्रिस्टल लैटिस को रप्चर कर सके, उनकी फोर्सेस को ब्रेक कर सके, तो फिर वो साल्ट इनसॉल्युबल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स आर इनसॉल्युबल। अब जो आपने रूल्स सीखे हैं, जो आपको समझ आई है, उसके मुताबिक आपने इनको कैटेगराइज करना है कि कौन से साल्ट सॉल्युबल हैं और कौन से साल्ट इनसॉल्युबल हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर हम क्लोराइड की बात करें तो तमाम के तमाम क्लोराइड सॉल्युबल थे, लेकिन सिल्वर और लेड के क्लोराइड्स क्या हैं, इनसॉल्युबल हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। उसके बाद बेरियम सल्फेट, तमाम सल्फेट सॉल्युबल हैं, लेकिन बेरियम सल्फेट क्या होगा, इनसॉल्युबल। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट, चाहे वो नाइट्रेट हूँ, चाहे वो क्या हूँ दूसरे, चाहे नाइट्रेट के साल्ट्स हैं, चाहे सोडियम के साल्ट्स हैं, ये सारे के सारे सॉल्युबल हैं। अमोनियम के साल्ट सारे के सारे सॉल्युबल हैं। लेड नाइट्रेट, तमाम नाइट्रेट सॉल्युबल हैं। ठीक है। तो ये आपने इस तरह से इनको लिखना है, और इसकी रीज़न भी आपको पता हो कि ये क्यों क्या हो रहे हैं, कि क्यों सॉल्युबल हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ तक आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है, आज हम एक्सरसाइज के MCQs को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला जो है, अब जितना भी चैप्टर आपने ये पढ़ा था उसके मुताबिक आप ये MCQs सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इज सॉल्युबल इन वाटर? सिल्वर क्लोराइड, अभी हमने देखा था कि हमने सॉल्युबल बताना है कि जो डिज़ोल्व हो सकता है। सिल्वर के तमाम क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सिल्वर का क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है। लेड कार्बोनेट, तमाम कार्बोनेट जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं सिवाय सोडियम के, तो ये भी क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। सोडियम नाइट्रेट और लेड क्लोराइड, तमाम नाइट्रेट सॉल्युबल हैं, चाहे वो सोडियम के भी साल्ट क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, और लेड क्लोराइड भी सॉल्युबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सोडियम नाइट्रेट। तमाम सोडियम के साल्ट्स और तमाम नाइट्रेट्स वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ आयन डू बेसिस प्रोवाइड फॉर द साल्ट फॉर्मेशन? बेस क्या होती है, बेस की पहचान क्या है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस वो स्पीशी होती है जो जिसमें OH नेगेटिव आयन मौजूद होता है। जब साल्ट बनता है तो क्या होगा, NaCl प्लस H2O। बेस जो है वो कौन सा आयन प्रोवाइड करती है, यहाँ पे अगर व्हाट टाइप ऑफ आइंस डू बेसिस प्रोवाइड फॉर द साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट में जो पॉजिटिव है वो कहाँ से आएगा, बेस से। अब डेफिनेशन में अगर हम देखते हैं तो साल्ट फॉर्मेशन के लिए कौन सा आइन प्रोवाइड करती है। अगर डेफिनेशन में जाएंगे, जैसे मैंने कहा है कि बेस की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें OH नेगेटिव होना चाहिए। साल्ट फॉर्मेशन के लिए कौन सा आइन प्रोवाइड करती है, पॉजिटिव कहाँ से आता है, बेस से, और नेगेटिव कहाँ से आता है, एसिड से। तो ये कौन सा साल्ट फॉर्मेशन के लिए बेस कौन सा आयन प्रोवाइड करती है, पॉजिटिव आयन। जैसे Na पॉजिटिव है, अगर आप इसको नेगेटिव आइंस में देखेंगे तो बेस जो है वो बाय डेफिनेशन उसके अंदर नेगेटिव आइंस मौजूद है, हाइड्रोक्साइड आयन वो बेस होता है। लेकिन साल्ट जो बनता है इसमें पॉजिटिव आयन कहाँ से आता है, फ्रॉम बेस। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न साल्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? अब ये इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है साल्ट की कि साल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। इसकी रीज़न क्या होगी कि वीक वंडर वाल फोर्सेस। वीक वंडर वाल फोर्सेस किस में होती हैं, नॉन पोलर के केस में, ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, क्योंकि इसमें चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस के अंदर जो फोर्सेस होती हैं उसको हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट स्टेट आर साल्ट जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? साल्ट जो होते हैं वो बिजली के अच्छे कंडक्टर्स क्यों होते हैं, किस स्टेट के अंदर होते हैं, तो वो कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड। सॉलिड में पार्टिकल फिक्स्ड होते हैं, मोबाइल नहीं होते, तो उसको हम क्रॉस करेंगे। गैस में भी आयनाइजेशन जब तक नहीं होगी गैस भी कंडक्ट नहीं करेगी। गैस जब अब इसको लाइट प्रोवाइड करते हैं गैस को, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी हैं। जब हम गैस को क्या करते हैं, हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, 10,000 15,000 वोल्ट चाहिए, इससे भी ज़्यादा, तो उस पर गैस जाके गैस आयनाइज होती है और ग्लो करती है, आइंस बनते हैं, और वो क्या करती है, स्पार्क क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे नियॉन फ्लैश लैंप्स हैं, इसमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो गैस क्या करेगी, ग्लो करेगी। ठीक है। उसके बाद जो है ज़्यादातर जो साल्ट्स हैं वो किस स्टेट के अंदर इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट को हम क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट। जैसे हम NaCl को हीट दें, इतनी हीट दें कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब है कि इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, मोल्टन स्टेट। और इस स्टेट के अंदर जो आइंस हैं वो क्या होंगे, मोबाइल होंगे। ठीक है, तो मोबाइल जो होंगे मूव कर सकते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जनरल सॉल्युबिलिटी रूल फॉर क्लोराइड्स? अब जनरल सॉल्युबिलिटी रूल फॉर क्लोराइड्स, तमाम के तमाम क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट AgCl और PbCl2, ये दोनों सॉल्युबल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, AgCl और PbCl2। ऑप्शन में आप देखेंगे क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है, तमाम क्लोराइड सॉल्युबल्स हैं, ऑल क्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल और सॉल्युबल, क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर क्लोराइड्स। तो सी ऑप्शन होगा कि तमाम क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल कौन सा होगा, सिल्वर और लेड क्लोराइड।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन टू द आयंस इन अ साल्ट व्हेन इट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर। अगर आप साल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो NaCl प्लस H2O, क्या होगा? आयंस बनेंगे पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, मोबाइल्स हो जाएंगे। दे फॉर्म अ गैस, they become fixed in a plane, they become mobile, they form a solid, they become a mobile, मीन्स के वो अपनी पोजीशन छोड़ देंगे और मूव करना शुरू कर देंगे। ये थे आपके क्वेश्चन 6 जो कि MCQs है। अब जो है MCQs नंबर 7 की तरफ हम जाएंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 से फर्दर 10 तक जाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा, होप्स हो कि आपको समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर अ साल्ट बाय टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरा अप्रेडिस समझाया था कि इसमें आप क्या लेंगे, एक ब्यूरेट लेंगे। ब्यूरेट के अंदर क्या आप ऐड करेंगे? एसिड HCl, जो कि अननोन मोलरिटी का होगा। नीचे आपके पास फ्लास्क होनी चाहिए जिसमें क्या होगा? बेस। और ऐसे बेस जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। इसको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये डिज़ोल्व हो जाता है। ऐसे बेसिस जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अल्कली। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं एसिड प्लस मेटल। इसमें टाइट्रेशन साल्ट बनेगा, एसिड और मेटल भी आप यूज़ करेंगे तो भी साल्ट बनेगा। एसिड प्लस इनसॉल्युबल बेस यूज़ करेंगे तो भी साल्ट बनेगा। एसिड प्लस इनसॉल्युबल कार्बोनेट यूज़ करेंगे तो भी साल्ट बनेगा। एसिड प्लस अल्कली यूज़ करेंगे तो भी साल्ट बनेगा। लेकिन हमें जो बताया गया है कि आपने मेथड कौन सा यूज़ करना है? टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में एसिड को किसके साथ रिएक्ट किया जाता है? अल्कली के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सम इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर जैसे फिनोल्फथलीन है वो भी यूज़ करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि टाइट्रेशन हो चुकी है या कि नहीं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज साल्ट्स इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। पोटाशियम कार्बोनेट है, अमोनियम नाइट्रेट है। हमने पढ़ा था कि कार्बोनेट्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बजाय इसके कि वो सोडियम हो, अमोनियम हो या पोटाशियम हो। ठीक है, पोटाशियम का कार्बोनेट सॉल्युबल हो सकता है क्योंकि पोटाशियम के तमाम साल्ट जो हैं वो सॉल्युबल हैं। अमोनियम के तमाम साल्ट सॉल्युबल हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में आप आएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड सारे के सारे क्या होंगे? यहाँ पे सॉल्युबल होंगे। कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्युबल होगा। यहाँ पे जो इनसॉल्युबल होगा लेड क्लोराइड। क्लोराइड के 2 साल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि PbCl2 और AgCl, ये दोनों क्या हैं? इनसॉल्युबल। तो यहाँ पे हमें यह पूछा गया है कि इनसॉल्युबल आप साल्ट बताएंगे जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। पोटाशियम के तमाम साल्ट डिज़ोल्व हो सकते हैं, अमोनियम के तमाम साल्ट डिज़ोल्व हो सकते हैं, क्लोराइड तमाम के तमाम सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट 2, PbCl2 और AgCl। तो यहाँ पे आप किसको लिखेंगे? लेड क्लोराइड PbCl2। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, What is formed when an acid react with an excess of insoluble base। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें अगर आप देखें तो what is formed when an acid react with excess of an insoluble base। कुछ लिटरेचर में वो क्या बताता है कि साल्ट और हाइड्रोजन बनता है, लेकिन ओरिजिनली अगर इस इक्वेशन कहीं पे भी आपको ये भी मिलेगा, अगर आप नेट वगैरह से इसको स्टडी करते हैं तो आपको साल्ट और हाइड्रोजन भी बताएगा। लेकिन ओरिजिनली बनता क्या है? यहाँ पे इनसॉल्युबल बेस एक्सेस में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या यूज़ करते हैं? कॉपर ऑक्साइड जो हमने यूज़ किया था उसके साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। इससे क्या बनेगा कि कॉपर और सल्फेट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस। अब ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे? ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? वाटर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है साल्ट एंड वाटर हमने जो पढ़ा था आप उसी को मार्क करेंगे। कॉपर सल्फेट और वाटर यहाँ से जनरेट होगा। ठीक है,
उसके बाद जो है विच आइन इज़ कॉमनली फाउंड इन सॉल्युबल नाइट्रेट्स। अब कौन से आइंस जो हैं वो सॉल्युबल नाइट्रेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं कहता हूँ कि पोटाशियम नाइट्रेट है, इसको अगर हम डिज़ोल्व करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं, वाटर के अंदर इसको मिक्स करते हैं तो इसकी क्रिस्टल लैटिसेस ब्रेक होंगी। अगर ये सॉल्युबल है तो ये ब्रेक होंगी। हमने पढ़ा था कि तमाम नाइट्रेट साल्ट जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। जब आप इसको डिज़ोल्व करोगे तो यहाँ पे पानी के अंदर 4 आइंस आपको नज़र आएंगे, नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट और उसके बाद वाटर के भी आइंस आप ब्रेक हो जाएंगे। तो 4 आइंस इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मौजूद होंगे। तो उसने पूछा है कि विच आइन इज़ कॉमनली फाउंड इन सॉल्युबल नाइट्रेट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो NO3 1- के साथ होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज का जो लेक्चर है जिसमें हमने रूल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ा। ये रूल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो आपको साल्ट की एक लिस्ट दे देता है और उसमें से आपसे पूछता है कि कौन से साल्ट सॉल्युबल हैं और कौन से साल्ट इनसॉल्युबल हैं, तो वो आपको रूल्स जब तक याद नहीं होंगे आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा साल्ट सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल है। दूसरा ये हो सकता है कि आप सारे के सारे रूल्स नोट डाउन करें। क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइट डाउन द रूल्स टू असेस द सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट साल्ट्स। तो आप ये भी कर सकें, इनको एसेस कर सकें कि कौन से साल्ट सॉल्युबल हो सकते हैं, कौन से इनसॉल्युबल हो सकते हैं। और MCQs में आपने देखा कि बहुत सारे MCQs जो थे वो किस हवाले से थे, सॉल्युबिलिटी के हवाले से थे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो एक लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल साल्ट्स, रूल्स और MCQs। कल मैं कंप्लीट करूंगा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका जो लिटरेचर होगा वो आपको गूगल ड्राइव के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है यहाँ पे आपको समझ नहीं आती बाज़-औक़ात, तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में दोबारा से अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। इस लेक्चर को आप दोबारा सुनें, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही होती या हमसे बाज़-औक़ात हम बोल देते हैं, फिर उसको रिपीट करें, देखें, अगर कोई बात नहीं समझ आ रही तो अपना क्वेश्चन आप नोट डाउन करें, हम उसका रिस्पांस देंगे इंशाल्लाह। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।